नमस्कार साथियों, मैं शिकवार एक बार पुनः आपका उदयपुर के सर्जी स्टडी सेंटर पर भव्य अभिनंदन करता हूं, स्वागत कर रहा हूं। बिल्कुल साथियों, आपको ये पता है कि मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी के दौर में यदि हम बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 25, जिसके अंदर शिक्षक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए काफी महत्वपूर्ण व्यावहारिक और सैद्धांतिक क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिएगा, मेरे साथ जुड़िएगा। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी 25 के क्रम में सबसे पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है। किस दार्शनिक ने आत्मा को शाश्वत बताया है? ऐसा कौन सा फिलोसोफर था साथियों जिसने आत्मा को लेकर यह कहा कि आत्मा एक तरह से शाश्वत सत्यता होती है? इस चीज का उल्लेख करने वाला ऐसा कौन सा दार्शनिक रहा है? यदि हम उस दार्शनिक की यदि बात कर रहे हैं तो यहां 4 विकल्प दिए हैं। क्या वो प्लेटो था, अरस्तु था, सुकरात था या डेकार्टे था, जिसको डेकार्टे भी कहते हैं। यदि इन 4 विकल्प की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा दार्शनिक था जिसने आत्मा को शाश्वत बताया है? हालांकि आत्मा का उल्लेख तो सभी मनोवैज्ञानिकों ने किया था, लेकिन आत्मा को शाश्वतता का मूर्त रूप जिस व्यक्ति ने कहा था वो व्यक्ति कौन था? देखिएगा, वो शख्स प्लेटो था, अरस्तु था, सुकरात था या डेकार्टे था। वो व्यक्ति जो था, सीधा उत्तर तक मैं लेके जा रहा हूं, वो है प्लेटो। अब ये 3 विकल्प नीचे के क्यों गलत हो रहे हैं साथियों? क्योंकि पहला व्यक्ति प्लेटो ही था जिसने यह कहा था साथियों कि आत्मा एक शाश्वत सत्य है। इस बात का उल्लेख किया था। मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित अरस्तु ने किया था, लेकिन आत्मा को शाश्वत सत्यता का प्रतिरूप बताने वाला प्लेटो था। इस प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में भी इसका उल्लेख किया है। तो यह विकल्प तो अरस्तु इसलिए गलत हुआ। सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहकर पुकारा था, तो यह विकल्प भी गलत है। डेकार्टे ने मनोविज्ञान को भौतिकवाद का प्रतिरूप माना था, भौतिकवाद का प्रतिरूप माना, आत्मा का भी उल्लेख किया था, तो यह भी क्या विकल्प गलत है। क्वेश्चन यह क्या पूछा जा रहा है? ऐसा कौन सा दार्शनिक था जिसने आत्मा को शाश्वत बताया है? तो प्लेटो महोदय था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी माना जा सकता है। बुद्धि का फ्लूइड क्रिस्टलाइड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिल्कुल, फ्लूइड यानी तरल और ठोस, इन 2 शब्दों की चर्चा हो रही है, तो सोचिएगा, उत्तर तक पहुंचिएगा। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, या फिर मैं यूं कहूं फ्लूइड या क्रिस्टलाइड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? देखिएगा, गिलफोर्ड की यदि हम बात करें तो इसने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। और 1967 में बुद्धि संरचना मॉडल भी दिया था, और इसी में त्रिआयाम का उल्लेख मिलता। तब आप समझ गए होंगे, तो गिलफोर्ड तो होगा नहीं, यह विकल्प क्या हो गया? गलत। यदि आप कहते हो बीने, तो बीने ने बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत दिया था, तो वो एक तत्व का सिद्धांत बीने ने दिया था 1908 में, तो यह विकल्प भी क्या हो गया? गलत हो गया। थर्स्टन ने बुद्धि का समूह तत्व का सिद्धांत दिया था, समूह तत्व का सिद्धांत, तो यह भी क्या हो गया? विकल्प गलत हो गया। तो आपके सामने बचा कौन है साथियों? केटल ही वो शख्स है जिसने बुद्धि का फ्लूइड और क्रिस्टलाइड सिद्धांत का दिया, तरल या ठोस बुद्धि का सिद्धांत। तरल को उसने जन्मजात बुद्धि बताई और ठोस को उसने अर्जित बुद्धि बताई। तो इस सिद्धांत को देने का श्रेय केटल को जाता है। इसी वजह से सी विकल्प क्या है साथियों? बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पे। बिल्कुल साथियों, घबराइए नहीं, इत्मीनान के साथ, आनंद के साथ प्रश्नोत्तरी को समझिएगा और उत्तर तक पहुंचिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल।
व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन अथवा पार व्यक्तिक अचेतन की विचारधारा का संबंध किसने है या किससे है? 4 विकल्प फ्राइड से है, जुंग से है, इब्राहिम मैस्लो से है या कुर्ट लेविन से है। वापिस सुनिएगा, व्यक्तिगत अचेतन, दूसरा सामूहिक अचेतन या फिर व्यक्तिक अचेतन के संबंध में विचारधारा जिस व्यक्ति ने भी दी वो कौन है? देखिएगा, फ्राइड ने जो विचारधारा दी वो मनोविश्लेषण की दी है साथियों। किसकी दी है? मनोविश्लेषण की, और उसमें भी किस पर बात की है? अचेतन मन को लेकर बात की है। इस हिसाब से आप सोच रहे हैं सिगमंड फ्राइड उत्तर सही होगा, तो ये विकल्प गलत है, क्योंकि अचेतन के साथ सामूहिक अचेतन की बात हो रही है और व्यक्तिगत अचेतन की भी बात हो रही है। तो सिगमंड फ्राइड ने इन दोनों के बारे में तो उल्लेख किया है, लेकिन सामूहिक अचेतन के बारे में उल्लेख नहीं किया है। तब सोचिएगा फिर किसने दी? यदि आप उत्तर देते हो कुर्ट लेविन, एक ऊपर हो गया एक नीचे, तो ये होगा नहीं। केवल इसने क्षेत्रवाद को लेकर बात की थी, क्षेत्रीयवादी अधिगम के सिद्धांत को लेकर चर्चा की है। यदि आप मैस्लो की बात मानते हो तो इस व्यक्ति ने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है साथियों अभिप्रेरणा में, तो यह भी नहीं होगा, यह भी विकल्प गलत है। सामने शेष बचा हुआ विकल्प कौन सा है? बी है, जूंग जो था। बिल्कुल आप इस जूंग को लेकर आ रहा हूं मैं अब तक, ये जिसने विश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था, विश्लेषणवाद का सिद्धांत, और इसी विश्लेषणवाद के सिद्धांत में ही इसने 3 तरह के तथ्यों का उल्लेख किया है। व्यक्तिगत अचेतन मन को लेकर, सामूहिक अचेतन मन को लेकर या फिर व्यक्तिगत अचेतनता को लेकर विचारधारा प्रस्तुत की। करने का श्रेय किसको दिया गया? जूंग को दिया गया। तो ये बी विकल्प क्या हो रहा साथियों? सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है, यदि आपने इसको पढ़ा है तो। पिछली भर्ती परीक्षा राजस्थान के अलावा अदर स्टेट में जो एग्जाम हुए साथियों, वहां पर यह सवाल पूछा गया है। परकार्यवादी संप्रदाय का संबंध किससे है? देखिएगा, परकार्यवादी जो संप्रदाय है, यह संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक जर्मन विद्वान थे। कौन थे साथियों? जर्मन विद्वान थे? नहीं थे। कौन थे? इसके की बात है तो अमेरिका के थे लोग, और वो अमेरिका के कौन थे साथियों? पता है आपको? वो थे विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स को परकार्यवादी संप्रदाय का मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि परकार्यवादी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक तो विलियम जेम्स है, तो ये यहां सवाल ये पूछा जा रहा है, परकार्यवादी संप्रदाय का संबंध किससे है? क्या शिकागो शाखा से है, कोलंबिया शाखा से, दोनों से है या व्यवहारिक शाखा से? तो बिल्कुल आंसर क्या है? व्यवहारिक शाखा नहीं है। क्यों नहीं है? व्यवहारिक शाखा का संबंध तो व्यवहारवादी संप्रदाय से है, व्यवहारवादी संप्रदाय से। तो बिल्कुल आप सोच रहे हैं ये विकल्प क्यों गलत हो रहा है, पता हो गया होगा। परकार्यवादी संप्रदाय की 2 विचारधारा थी, एक तो थी शिकागो और दूसरी विचारधारा थी कोलंबिया। तो इसका मतलब आपको यह उत्तर पता हो गया होगा, परकार्यवादी संप्रदाय का जो संबंध है वो शिकागो से भी है, कोलंबिया से भी है और दोनों से है। तो सी विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। परकार्यवादी संप्रदाय के मुख्य प्रवर्तक विलियम जेम्स है। अन्य समर्थकों की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो नाम लिया जाता है, एक नाम तो आपका देखा जाए जॉन डेवी का आता है, थॉर्नडाइक का भी आता है साथियों परकार्यवादी संप्रदाय के, और जेम्स रोलैंड एंजल का नाम भी आता है, यहां तक केटल का भी नाम लिया जाता है। तो परकार्यवाद की मीमांसा जॉन डेवी ने अपनी पुस्तक टेक्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी में कहा है, और परकार्यवाद की घोषणा भी की थी जॉन डेवी ने। तो बिल्कुल आपको पता हो गया, ये संप्रदाय आगे चलकर 2 विचारधाराओं में बटा, एक तो शिकागो विचारधारा में और एक कोलंबिया विचारधारा में। चलिए आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए।
अधिगम में अभिप्रेरणा पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल दिया था। सीखने में अभिप्रेरणा को लेकर और पुनर्बलन को लेकर किसने बल दिया था? क्या संरचनावाद ने, प्रकार्यवाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या व्यवहारवाद ने? चार चीजें आपके विकल्प के रूप में। संरचनावाद ने मन की संरचना पर बल दिया, मन की संरचना पर। इसके अलावा अंतर्दर्शन विधि पर। तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। प्रकार्यवाद ने मन के कार्यों को और मनोविश्लेषणवाद ने अचेतन मन को, अचेतन मन को। तो बिल्कुल अभिप्रेरणा और पुनर्बलन को लेकर कार्य किसने किया था? यह किया था व्यवहारवादी संप्रदाय ने। तो डी विकल्प क्या हो रहा है? सही। और ये क्या हो रहे हैं? सब गलत हो रहे हैं। तो बिल्कुल हर विकल्प पर चर्चा की है। किसने की? आप लोगों ने और मैंने। तो आपको ये पता हो गया होगा आखिर डी विकल्प क्यों सही हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपोर्टेंट है। जबरदस्त पूछा गया, अतृप्त इच्छाओं का पुंज किसे कहा गया? या अतृप्त इच्छाओं का पुंज है? देखिए, अहम को कहा गया, चेतन मन को कहा गया, परम एम को कहा गया या अचेतन मन को कहा गया। मैंने बात की थी मनोविश्लेषण सिद्धांत से यह सवाल पूछा है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत पर यह सवाल है और मनोविश्लेषण सिद्धांत में के प्रतिपादक जो थे वो फ्राइड थे और फ्राइड ने अचेतन मन को विशेष महत्व दिया था। किस मन को? अचेतन मन को फ्राइड ने गत्यात्मक मन माना है। गत्यात्मक मन की संज्ञा भी दी है। और ये अचेतन मन जो है साथियों, ये मरा हुआ नहीं है, अपितु ये क्या है? जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती वो कहां चली जाती? अचेतन मन में चली जाती है। इसलिए अचेतन मन को अतृप्त इच्छाओं का पुंज बताया है। क्या बताया? पुंज। और चेतन मन को वास्तविकता का पुंज बताया है। वास्तविकता का पुंज। परम एम को नैतिकता का पुंज कहा गया और अहम को भी यथार्थवाद का पुंज कहा गया। तो ये तीन विकल्प तो क्या हो रहे हैं? गलत हो रहे हैं। और चौथा विकल्प सही हो रहा है, क्योंकि जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती वो हमारे अचेतन मन में चली जाती है साथियों। इसलिए उसे क्या कहा गया? सिगमंड फ्राइड ने अतृप्त इच्छाओं का पुंज कहा है। किसको? अचेतन मन को। यहां तक इसे गत्यात्मक मन की भी संज्ञा दी है। अचेतन मन जो रहता है यह हमारे, यदि बात करें इदम की, तो इदम या अचेतन मन दोनों एक दूसरे के पूरक माने गए हैं। तो आपको यह पता हो गया है आखिर जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती वो कहां चली जाती? अचेतन मन में। इसी कारण अचेतन मन को अतृप्त इच्छाओं का पुंज कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। जबरदस्त है ये। खेल से मेरा तात्पर्य किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। इस कथन का संबंध है। खेल से अभिप्राय किसी भी कार्य को पूरे मन के साथ करने से है। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया अथवा इस कथन का संबंध किससे है? यहां यह सवाल पूछा गया। क्या इसका संबंध कोलब्रुक से है? नहीं होगा साथियों। क्या इसका संबंध मॉरिसन से? नहीं है। मॉरिसन का संबंध तो इकाई से है साथियों। क्या इसका संबंध वुडवर्थ से है? नहीं है। क्यों? वुडवर्थ का संबंध तो प्रश्नावली से है। और कोलब्रुक की यदि हम बात करूं, जिसको हम कोलब्रुक भी कहते हैं, बिल्कुल कोलब्रुक ने किशोरावस्था को लेकर भी कथन कहा है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे
ये तीन विकल्प क्यों गलत हो रहे हैं। इसका मतलब खेल शब्द किसने दिया, प्ले शब्द कुक का है, कुक का है। खेल शब्द किसका है, कुक का। और इसी ने यह कथन कहा कि खेल से मेरा अभिप्राय किसी भी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। तो डी विकल्प क्या हो गया साथियों, सही हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर क्या कह रहा है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य अध्यापन नहीं है अपितु विकास है। शिक्षा का उद्देश्य अध्यापन नहीं है, पढ़ना पढ़ाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, विकास होना चाहिए। तो ये जो कथन है ये किसका हो सकता है। क्या पेस्टालोजी ने कहा, जॉन डीवी ने कहा, एडम्स ने कहा, टैगोर ने कहा। यदि चारों विकल्प पर चर्चा करोगे मेरे साथ, आप और हम दोनों मिलकर, तो उत्तर तक पहुंचेंगे। कैसे, देखिएगा। टैगोर ने शिक्षा के लिए क्या कहा, शिक्षा संपूर्ण विश्व के साथ संबंध स्थापित करवाती है। संपूर्ण विश्व के साथ क्या करती है, संबंध को स्थापित करवाती, ये बात कही है। तो टैगोर का ये विकल्प क्या हो रहा, गलत। यहां पूछा जा रहा है कि शिक्षा का लक्ष्य अध्यापन नहीं अपितु विकास है। तो एडम्स की यदि बात करें तो एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा एडम्स ने। तो यह भी विकल्प क्या हो गया साथियों, गलत हो गया। जॉन डीवी की यदि बात करें तो जॉन डीवी ने करके सीखना की बात को भी महत्व दिया। इसके अलावा जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा। तो शेष विकल्प बचा क्या है, जो बचा है वही सही है। पेस्टालोजी का यह कहना कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय इसका लक्ष्य अध्यापन नहीं है अपितु विकास है। इसी वजह से तो पेस्टालोजी कहता है व्यक्ति की स्वाभाविक योग्यताओं का स्वाभाविक और सर्वांगीण विकास ही शिक्षा होता है। तो ए विकल्प क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया है। चलिए मेरे साथ अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जबरदस्त है, 100% मान के चलिएगा ये अगली भर्ती परीक्षा में संभवतया दिखेगा। पाठ योजना पद किस शिक्षाविद ने सुझाया। पाठ योजना शब्द किसने दिया, कहने का मतलब देखिएगा, जब भी पाठ योजना का नाम आता है तो एक नाम और निकल कर आता है। पाठ योजना के निर्माणकर्ता कौन है, हर्बर्ट स्पेंसर साहब है पाठ योजना के निर्माणकर्ता। इसके अलावा और पाठ योजना के निर्माणकर्ता में दूसरा नाम किसका आता है, प्रोफेसर दवे का नाम भी आता है। तो बिल्कुल अब यहां सोचिए क्या इसमें प्रोफेसर दवे हर्बर्ट कोई है, बिल्कुल बी है। तो ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ये ब्लूम क्यों गलत हुआ, इसने पाठ योजना में उद्देश्यों को लेकर चर्चा की है। तो पाठ योजना में उद्देश्यों का संबंध किससे है, ब्लूम से है। ब्लूम ने एक टेक्सोनोमी के नाम से शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर काफी चर्चा की, जिसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य, या फिर मैं यूं कहूं कि लगभग अभिरुचि या अभिवृत्ति या कौशलों को लेकर कई तथ्यों को लेकर इसने उद्देश्यों को लेकर बात की। हरलोक और ओलपोर्ट का संबंध व्यक्तित्व से है और हरलोक का संबंध विकास से है। तो समझ गए होंगे आखिर पाठ योजना का संबंध हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली से है। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 10वां आपके सामने, और हम साथ में पानी पीते हैं, साथ में प्रश्नों की चर्चा भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। प्याजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थिरता उत्पन्न होती है।
पियाजे के अनुसार बालकों में वस्तु स्थिरता, यानी कि वस्तुओं को लेकर कॉन्सेप्ट क्लियर होने की का संबंध किस अवस्था से? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, स्थूल सक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उसी सिद्धांत में से यह सवाल पूछा है। देखिएगा, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष है, तो क्या 0 से 2 वर्ष का बालक वस्तु के बारे में जान लेगा? वे इंद्रियों से वस्तु के बारे में महसूस करने का प्रयास करता है, उसमें स्थिरता नहीं आती। तो यह विकल्प क्या हो गया? गलत। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष है, और इसमें क्या होता है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में एक तरह से प्रतीकों और प्रतीकात्मक खेल खेलने लगता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है, दूल्हा दुल्हन, इस तरह के खेल खेल के अंदर, लेकिन यहां पर भी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था और स्थूल सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक के बाद औपचारिक तो नहीं आती, क्योंकि औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था अंतिम होती है जीन पियाजे के सिद्धांत में। तो इसके बाद जो आती है वो आती है आपके लगभग 8 वर्ष से लेकर, या फिर मैं 7 वर्ष की भी बात कर सकता हूं, 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के मध्यकाल रहता है। तो स्थूल सक्रियात्मक अवस्था में वस्तु को लेकर स्थायित्व का गुण जरूर आ जाता है। तो डी विकल्प तो क्या हो रहा है? सही। और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से लेकर 15 वर्ष तक रहती है, कई जगह 16 भी मिलेगा, जहां पर जो वस्तु सामने नहीं है, अमूर्त चिंतन के बारे में भी बात हो रही है। जो वस्तु सामने नहीं है उसके बारे में भी, तो बिल्कुल आपको ये पता हो गया कि वस्तु स्थिरता का संबंध है वो स्थूल सक्रियात्मक है। इसमें बालक तर्क करता है, लेकिन तर्क कौन सा करता? प्रत्यक्ष, जो उसके सामने है। इसके कारण इस अवस्था को मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा गया, इसे स्थूल सक्रियात्मक अवस्था भी कहा गया, इसको प्रत्यक्षीकरण का काल भी कहा गया, इसको प्रत्यक्ष चिंतन का काल भी कहा गया। तो डी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, मित्रों के द्वारा उपहास का संबंध है। यदि साथियों आपके दोस्त आपका उपहास करते हैं, आपकी मजाक बनाते हैं, तो आपके लिए क्या हो सकता है? क्या सकारात्मकता, नकारात्मकता, शून्यात्मकता? यहां पर अधिगम के अंतरण को लेकर बात हो रही है, अधिगम अंतरण को लेकर साथ में, क्योंकि विकल्प वही दिए हुए। यदि हमारे मित्र हमारे दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो हमारा भला ही चाहिए, अगर अच्छा मित्र है तो वो हमारे लिए क्या होगा? पॉजिटिव एनर्जी देंगे, हमको हमारा मजाक जरूर बनाएंगे, लेकिन उसमें भी हमारा ही भला छिपा है। तो पहला ही विकल्प क्या हो रहा है? सही है। नकारात्मकता नहीं रहेगी, हमारा ना तो भला चाहेंगे ना बुरा चाहेंगे, ये बात भी नहीं रहेगी, इसलिए सभी भी विकल्प नहीं होगा। विकल्प होगा तो केवल ए ऑप्शन होगा, सकारात्मकता। क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षक के रूप में आप किस नियम को नहीं अपनाना चाहोगे? देखिएगा, शिक्षक तत्परता का नियम अपनाएगा, क्योंकि यह सीखने का नियम है। शिक्षक आंशिक क्रिया का नियम भी अपनाएगा, यह भी सीखने का गौण नियम है। शिक्षक प्रलोभन का नियम नहीं होगा, यह सीखने का नियम नहीं है। बहुत प्रतिक्रिया का नियम भी क्या? सीखने का नियम है। तो किस नियम को शिक्षक नहीं अपनाएगा? प्रलोभन के नियम को नहीं अपनाएगा। क्या ये क्या पूछ रहा है? नहीं अपनाने को लेकर पूछ रहा है। तो एक शिक्षक कभी भी लोभ और लालच को महत्व नहीं देगा। तो सी विकल्प क्या माना जाएगा? बिल्कुल सही माना जाएगा। यह तत्परता का नियम, जो आंशिक और बहु प्रतिक्रिया का नियम। यदि इन नियमों की बात करें, कहते ना तत्परता आपको प्रेरित कर सकती, बाध्य नहीं कर सकती। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता, पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
आंशिक क्रिया विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर सिखाना। बहुप्रतिक्रिया क्रिया का नियम बहुत सारी अनुक्रियाओं के माध्यम से समस्या का समाधान करना बहुप्रतिक्रिया क्रिया का नियम कहलाता है। तो कुछ तो प्रमुख नियम है और कुछ गौण नियम बताए गए हैं, तो सी विकल्प सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति नहीं है? मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्ति दी ना, देखिएगा, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, और यह सिद्धांत मैकडूगल ने किस पुस्तक में दिया था? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सिद्धांत दिया था और 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, जिसमें सामूहिकता है, आत्मगौरवता है, निवृत्ति है, भूख लगना, प्यास लगना, काम, निंद्रा, विश्राम। यदि हम इनकी बात करें तो ये भूख लगना एक प्रेरक हो सकता है। भूख लगने का संबंध चालक से हो सकता है, तो ये मैकडूगल के द्वारा ये मूल प्रवृत्ति नहीं है। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है? मूल प्रवृत्ति मैकडूगल की नहीं है, तो भूख नहीं है, और बाकी ये तीनों है। इसीलिए डी विकल्प क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा। तारतम्यता के साथ सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? पहले तो यह सोचिएगा, ये प्रोजेक्ट विधि किस देश की देन है? ये विधि प्रजातंत्रीय देश की देन है साथियों। प्रजातंत्रीय देश अमेरिका की देन है प्रोजेक्ट। क्लियर? ये विधि दी किसने? इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक कौन है? किलप्रैक्टिक है। क्लियर? और ये किस अवस्था के लिए उपयोगी है? इसको शैशवावस्था में भी काम में लिया जाता है, इसको बाल्यावस्था में भी काम में लिया जाता है, किशोरावस्था में भी काम में लिया जाता है। तो बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था सभी में काम में लिया जाता है ना, खेल खेल में सिखाना बच्चों के साथ खेलते हुए। तो डी विकल्प क्या माना जाएगा? विशेष उपयोगी। वैसे तो यहां पर शैशवावस्था ऑप्शन नहीं है, इसे बाल्य और किशोरापूर्व तीनों में क्या माना गया? उपयोगी माना गया है। तो चलिए अगले विकल्प की ओर या प्रश्न की ओर। मानव विकास का परिणाम है साथियों, मानव विकास का परिणाम है आर्थिक कारकों का, धार्मिक कारकों का, जैविक और वातावरणीय कारकों का या अभिप्रेरणीय कारकों का। यहां पर क्या सवाल है? बहुत ही घुमा के सवाल पूछा गया है। मानव विकास का परिणाम है, इसका मतलब विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? सवाल यह है विकास का परिणाम। तो सोचिएगा, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से यह सवाल है, और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? एक तो होता है जैविक कारक, और दूसरा कौन सा होता है? वातावरणीय कारक। तो देखिए यहां पर कई विकल्प मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, सी विकल्प मिल रहा है। तो ये मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से सवाल पूछा है, और सी विकल्प सही है। आर्थिक, धार्मिक और अभिप्रेरणीय कारक मानव विकास का परिणाम नहीं होते हैं। मानव विकास वंशानुगत या वातावरणीय कारकों का ही परिणाम है। तो सी विकल्प क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही जबरदस्त है क्वेश्चन, सेकेंड ग्रेड में भी पूछा गया। सोशियोग्राम या सोशियोग्राम होता क्या है? पहले तो देखिएगा, जहां पर रेखा चित्रों का प्रयोग होता है वहां सोशियोग्राम का प्रयोग होता है। तो उत्तर है कहीं रेखा चित्र को लेकर। पहला, वृत्त और तीर के आधार पर निर्मित चित्र, उद्दीपक के आधार पर तैयार रचना, या ध्यानपूर्वक देखने की क्रिया, या सभी। देखो सभी होगा नहीं, ध्यानपूर्वक देखना तो क्या है? एकाग्र चित्त है, और एकाग्र चित्त में सोशियोग्राम नहीं आता। उद्दीपक के आधार पर तैयार, जो कि थॉर्नडाइक पर आधारित बात हो रही है, किसी भी चित्र को लेकर नहीं है। तो केवल क्या है?
वृत्त या तीरों के माध्यम से निर्मित चित्र क्या कहलाता है? सोशियोग्राम कहलाता है। तो ए विकल्प सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, विलियम जेम्स के अनुसार मोल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? देखिएगा, मोल प्रवृत्ति संपर्तीय, मोल प्रवृत्ति संपर्तीय किसने दिया है? अभी आपको मैंने पिछले प्रश्नों में चर्चा की है, बताइए, दिमाग लगाइए। मोल प्रवृत्ति संपर्तीय किसने दिया है? मैकडूगल ने नहीं दिया है। किसने दिया है? विलियम जेम्स ने दिया है। मैकडूगल ने तो मोल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया है। और विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के रचनाकार कौन है? कि विलियम जेम्स है। और इसी पुस्तक में विलियम जेम्स ने मोल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई? 32। 14 किसने बताई? मैकडूगल ने। और 22 क्या होता? कुछ नहीं, 120 गिलफोर्ड के बुद्धिकोश है। गिलफोर्ड के क्या है? बुद्धिकोश। तो ये विकल्प होगा नहीं। और 22 का भी कोई उल्लेख नहीं है। तो सामने उत्तर क्या है? सी विकल्प क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्रिया को प्रारंभ करना, जारी रखना, नियंत्रित करने को क्या कहते हैं? किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी करना ही क्या कहलाता है? बहुत ही जबरदस्त है। ये परिभाषाओं को तोड़कर क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिया को प्रारंभ करना, जारी रखना क्या कहलाता? अधिगम कहलाता है? नहीं कहलाता है। अधिगम तो है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम है। तो ये पहला विकल्प क्या हो गया? गलत। मोल प्रवृत्ति संवेग से संबंधित है, संवेग से संबंधित है। तो ये भी नहीं, सभी होगा नहीं। तो क्या हो गया? किसी कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। और ये बात किसने कही? हम किसी कार्य को प्रारंभ कब करते हैं? जब हमें अच्छा लगता है। तो ये कथन जो था किसका था? किसी क्रिया को या कार्य को प्रारंभ करना, जारी रखना और नियंत्रित करने की प्रक्रिया क्या है? अभिप्रेरणा है। इस कथन के प्रतिपादक कौन है? गुड है। तो बी विकल्प सही है 18वें का। क्वेश्चन नंबर 19, यह भी बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्या कहता है? सृजनात्मकता बच्चों का मूल गुण है। वे नैतिक होते, वे शक्तिशाली होते, वे बुद्धिमान होते या मौलिक चिंतन वाले होते। देखिएगा, सृजनात्मकता का संबंध किससे है? अपसारी चिंतन से है। और जहां अपसारी चिंतन होता है वहां नवीनता रहती है, और जहां नवीनता रहती है वहां मौलिकता रहती है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाने का प्रयास किया है। जहां नवीनता रहती है वहां मौलिकता रहती है। तो सृजनात्मकता का संबंध मौलिकता से रहता है और बुद्धि का संबंध अभिसारी चिंतन से रहता है। अभिसारी चिंतन। इस वजह से यह सी विकल्प गलत। और शक्तिशाली व्यक्ति की खुद की क्या है? अभिक्षमता है। और नैतिकता का कोई उल्लेख नहीं है। तो बिल्कुल जो डी विकल्प है 4 नंबर बिल्कुल सही माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके मोबाइल के स्क्रीन पर देखिए। संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती विषय की सूची में कब रखा गया? 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इसमें इसको रखा गया। नंबर 2, 1952 और 53 मुदायन आयोग का काल।
2005 एनसीएफ का काल, ये मुदालियल आयोग 52-53 के आसपास। इसका मतलब शिक्षा को समवर्ती सूची में कब रखा गया? 1976 में रखा गया। डी विकल्प सही है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। एनसीएफ ये पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है, वो भी स्कूली पाठ्यक्रम को लेकर। तो आप समझ गए होंगे संविधान संशोधन के द्वारा, और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यदि हम बात करें तो समवर्ती सूची का विषय 1976 में रखा गया, तो बहुत ही जबरदस्त रहा है। ये अभी वर्तमान में शिक्षा हमारे समवर्ती सूची का विषय, संघ सूची का विषय नहीं है। तो बिल्कुल आपको ये पता हो गया होगा कि आखिर डी विकल्प क्यों सही हुआ। बिल्कुल साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे शेयर कीजिएगा और उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो वास्तव में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं कि अब तक उसने तैयारी की, कहां तक सार्थक हुई है। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नवीन तथ्यों के साथ। तब तक आप निरंतर अध्ययन कीजिएगा। बिल्कुल साथियों, एकमात्र सरजी उदयपुर का सरजी स्टडी सेंटर ही है जहां हर विकल्प पर यह शिकवा सर आपसे जुड़ता है, हर विकल्प पर चर्चा करता है, हर कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।